पुलिस के मुताबिक शोपियां में गिरफ्तार शुदा हाइब्रिड मिलिटेंट व्हील नौगाम में हाइडआउट पर छापे के दौरान मिलिटेंटों की गोली से हुआ हलाक। महबूबा मुफ्ती ने पुलिस कस्टडी में इमरान गनाई नामी हाइब्रिड मिलिटेंट की हलाकत पर उठाए सवालात। कहा, अगर पुलिस कस्टडी में मिलिटेंट किसी शख्स को मार सकते हैं तो फिर आम इंसानों की सिक्योरिटी का खुदा ही हाफिज है। महबूबा मुफ्ती ने इस वाक़े की तहकीकात का किया मुतालबा। कहा, कहीं कैच एंड किल पॉलिसी तो नहीं अपनाई गई। बीजेपी सरकार पर हिमाचल और गुजरात के इलेक्शन से कबल माहौल बिगाड़कर हिंदू मुस्लिम का खेल खेलने का खदशा किया जाहिर। वादी कश्मीर में आए रोज हलाकतों के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने श्रीनगर में किया एहतजाज। कहा, हिंदू मुस्लिम नहीं इंसानियत का हो रहा है कत्ल। एलजी इंतजामिया को पुरअमन हालात के बयानिया बंद करने का दिया मशवरा। कहा, एलजी मनोज सिन्हा को नाकामी के पेश नजर इस्तीफा दे देना चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे ऑल इंडिया कांग्रेस के नए सदर मुंतखब। खड़गे ने मद्देमुकाबिल शशि थरूर से 8 गुना वोट किए हासिल। शशि थरूर ने नए कांग्रेस सदर को दी मुबारकबाद। कहा, दोनों के इंतखाब लड़ने से कांग्रेस हो रही है मजबूत। नाज़रीन आदाब, आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। आज स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं शोपियां से, क्योंकि शोपियां में कुछ दिन पहले एक कश्मीरी पंडित को मारा गया और उसके बाद 2 मजदूरों को मारा गया और उन मजदूरों की हलाकत में मुलविस 2 मकामी नौजवानों की गिरफ्तारी पुलिस ने कल अमल में लाई। और पुलिस के मुताबिक दोनों हाइब्रिड मिलिटेंट थे और लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहे थे। पुलिस ने दोनों से पूछगछ जो है कल से ही शुरू की थी, लेकिन आज खबर आई है कि उनमें से एक की मौत वाक़ा हो गई है। इनमें 2 हाइब्रिड मिलिटेंट्स जो गिरफ्तार थे उनमें से एक की मौत वाक़ा हुई है और उसकी जो शनाख्त है वो इमरान बशीर गनाई के बतौर की गई है। पूरी कहानी क्या है, क्योंकि पुलिस की जानब से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि हरमेन शोपियान में 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था कल और इमरान बशीर गनाई भी गिरफ्तार शुदगान में शामिल था। पुलिस के मुताबिक इमरान की निशानदी पर व्हील नौगाम शोपियां में एक हाइडआउट पर छापामारी हुई है, जहां पर अपोजिट साइड से यानी हाइडआउट साइड से गोलियां चली हैं। पुलिस के बकौल ये गोलियां मिलिटेंटों की जानिब से चलाई गई, जो उसी शख्स जिसका नाम इमरान बशीर है, जिससे हाइब्रिड मिलिटेंट पुलिस की जानिब से जो है बताया गया है, वो उसको लगी है, जिसकी वजह से वो हलाक हो गए हैं। और हाइब्रिड जो मिलिटेंट है इमरान बशीर गनाई, वो इस दौरान हलाक हुए। और इस दौरान जब ये मामला पेश आया, पुलिस ने इस हवाले से अपनी तफासिर जो है वो बयान की है। और दूसरा मिलिटेंट जो हाइब्रिड ही करार दिया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से, वो अभी भी पुलिस की कस्टडी में है। ताहम बताया जा रहा है कि जो हाइडआउट था जहां से गोली चली है, वहां से मिलिटेंट भागने में, फरार होने में कामयाब हुए। हमारे नुमाइंदे इरशाद ने इस हवाले से जो तफसीलात हमें पहुंचाई है, उसके मुताबिक अब पुलिस ने इस एनकाउंटर के दौरान एक हाइब्रिड मिलिटेंट को, जो कि ऑलरेडी कस्टडी में था और उससे छापामारी के लिए ले जाया गया था, क्योंकि उसी की निशानदेही पर अलग अलग जगहों पर छापामारी जारी थी, तो उस नतीजे में वो हलाक हो गए हैं। लेकिन पुलिस का स्टेटमेंट अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानिब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। और सियासत महबूबा मुफ्ती की जानिब से इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर आज स्टेटमेंट जारी किया गया और महबूबा मुफ्ती ने इस हवाले से कहा है कि शोपियां में पहले कश्मीरी पंडित, फिर 2 मजदूर मारे गए, हमें बहुत दुख है, लेकिन उससे बड़ी दुख की बात यह है कि हाइब्रिड के नाम पर इमरान बशीर गनाई को गिरफ्तार किया गया है। यह महबूबा मुफ्ती के अल्फाज में दोहरा रहा हूं।
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इससे बड़ी दुख की बात यह है कि हाइब्रिड के नाम पर इमरान बशीर गनाई को गिरफ्तार किया गया और फिर यह कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के अंदर रहकर उसे मिलिटेंटों ने मार दिया है। महबूबा मुफ्ती के बकौल उन्होंने कहा कि अगर कस्टडी के अंदर मिलिटेंट मार सकते हैं तो आम इंसानों की सिक्योरिटी का खुदा ही हाफिज है। यानी महबूबा मुफ्ती ने यहां पर सिक्योरिटी पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि अगर वाकई ये चीज दुरुस्त है, अगर जो पुलिस की जानब से स्टेटमेंट दिया गया है, अगर कस्टडी के अंदर भी एक शख्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकता है तो फिर बगैर तहफ़्फ़ुज़, बगैर सिक्योरिटी जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी का खुदा ही हाफिज है। महबूबा मुफ्ती ने फिर आगे खदशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की तहकीकात हो जानी चाहिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कैच एंड किल पॉलिसी को जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया हो। महबूबा मुफ्ती कहते हैं, उन्होंने कहा कि हमें खदशात है कि जूं हिमाचल और गुजरात के अंदर इलेक्शन नजदीक आ जाएंगे तो यहां माहौल बिगाड़कर हिंदू मुस्लिम का खेल बीजेपी फिर खेलेगी। महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कहती हैं, बेहतर है कि उन्हीं की जुबानी सुने। हम इसकी मजम्मत करते हैं, जो हमारा कश्मीरी पंडित मारा गया, चाहे जो मजदूर मारे गए उसकी मजम्मत करते हैं। और हम चाहते हैं ये जो इमरान गनाई जिसको हाइब्रिड मिलिटेंट के शक पे पकड़ के कस्टडी के अंदर ये बताया गया कि उसको मिलिटेंटों ने मारा, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि भाई ये वाक़या क्या हुआ, क्या वाकई पुलिस कस्टडी के अंदर मिलिटेंट अंदर घुस के कस्टडी में आदमी को मार सकता है। कहीं ये खुदा ना खास्ता जो एलिगेशंस लग रहे हैं ये कैच एंड किल पॉलिसी तो नहीं है, क्योंकि ये पॉलिसी पंजाब में भी इस्तेमाल की गई थी। इसकी वहाँ भी एलिगेशंस हैं कि लड़कों को पकड़ के और उसके बाद उनको कस्टडी में ये एलिगेशन होता था कि इनको जी मार दिया किसी ने, पर कौन मारता है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और हमें ये भी खदशा है कि जो गुजरात के इलेक्शन नज़दीक आएंगे, हिमाचल के इलेक्शन नज़दीक आएंगे, यहाँ इस किस्म का जो है माहौल और भी बिगाड़ा जाएगा ताकि जो हिंदू मुस्लिम का खेल बीजेपी खेल रही है उनको ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट करने का मौका मिले। चलना साफ अल्फाज में आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती ने खदशात के इजहार किया है इस किलिंग को लेकर और उन्होंने सवाल उठाया कि एक सिक्योरिटी के अंदर एक शख्स की कैसे मौत वाक़ा हो सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कहीं पंजाब की फार्मूला कैच एंड किल की फार्मूला यहाँ तो नहीं अपनाई जा रही है और इस मामले को लेकर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया है। क्या इन्वेस्टिगेशन हो जाती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इधर आज आम आदमी पार्टी के कारकुनों की जानिब से श्रीनगर के अंदर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इस दौरान एहतजाजी मार्च निकालते हुए उन्होंने कश्मीर में आए रोज हो रही हलाकतों के खिलाफ एहतजाज किया। आम आदमी पार्टी की जानब से ये एहतजाज जो किया गया है, जिस दौरान आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि कश्मीर में इंसानियत का खून गिर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे हिंदू मुस्लिम का रंग देकर इंसानियत के कत्ल से ताबीर किया जाए, यानी इससे हिंदू मुस्लिम का रंग ना दिया जाए बल्कि इससे इंसानियत का रंग दिया जाए और इंसानियत का कत्ल हो रहा है। ये आम आदमी पार्टी के कारकुनों का कहना था। उन्होंने कहा कि सरकार ये बोलना बंद करे कि यहां सब कुछ ठीक ठाक है। ये आम आदमी पार्टी के लीडरान की जानब से कहा गया कि जो सरकार की जानब से आए रोज कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ पीसफुल है, सब कुछ पुरअमन है, इस बोल को सरकार बंद करे, ऐसा मत बोले, बल्कि ये आप और आपकी हुकूमत पर एक तमाचा है। ये आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने आज कहा है। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से या मरकजी सरकार से मुखातिब होते हुए कहा कि ये आप और आपकी हुकूमत पर एक तमाचा है कि यहां आए रोज कत्ल हो रहे हैं, यहां सरकार ठीक तरह से काम नहीं चला रही है, बल्कि सरकार अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है और मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, यह आम आदमी पार्टी कहती है। और उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा को इस्तीफा देने का भी मांग दोहराया है। आम आदमी पार्टी के लीडरान और कारकुनों का क्या कुछ कहना है, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। पुलिस वाला मरता है, हमारा सिख भाई मरता है, बिहारी मजदूरी करने यहाँ आया। अगर हम कहते हैं कि लैंड ऑर्डर की यहाँ हालात नॉर्मल है, कहाँ हालात नॉर्मल है?
इसलिए हमने आज जो प्रोटेस्ट निकाला है, ये टोटली इनोसेंट किलिंग्स, स्टॉप दिस इनोसेंट किलिंग्स। हम उनसे भी कहना चाहते हैं, इनसे भी कहना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहिए, कोई मरना नहीं चाहिए। इस जम्मू कश्मीर को, इस कश्मीर को एज वो यूज़ एंड थ्रो मत कीजिए, यहाँ पर लेबॉर्ट्री मत बनाइए, यहाँ पर आप टेस्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में आज हमारा जो एहतजाज था, इसके बारे में आज आम आदमी पार्टी निकली सड़कों पर और गवर्नमेंट को बावर करना चाहते हैं, एलजी साहब को बावर करना चाहते हैं। आप यहाँ के हेड हैं, प्लीज़ लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है यहाँ पर, उस पर फिर रिव्यू आप कीजिए। आप ग्राउंड रियलिटी बताइए। यहाँ पंडित नहीं बनना चाहे, यहाँ बीएसएफ वाला नहीं बनना चाहे, यहाँ हिंदू नहीं बनना चाहिए, मुसलमान नहीं बनना चाहिए। ये आप पे एक तमाचा है, आपकी हुकूमत पे एक तमाचा है कि यहाँ सब चीज ठीक नहीं है। आप सही तरीके से चलिए, ऑल इंडिया कांग्रेस के अंदर हुए हालिया इंतखाबात के रिजल्ट्स जो है वो सामने आ रहे हैं और इस हवाले से मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस पार्टी के यानी ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के सदर मुंतखब हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी के इंटरनल इलेक्शन जीत लिए हैं और खड़गे ने अपने मद्देमुकाबिल और कांग्रेस के सीनियर लीडर, मारूफ लीडर, कद्दावर लीडर शशि थरूर से 8 गुना ज्यादा वोट हासिल किए हैं। खड़गे की जीत के बाद मुबारक देने वालों में सबसे पहले उनके मद्देमुकाबिल उम्मीदवार शशि थरूर ही सामने आए, जिन्होंने खड़गे को मुबारकबाद देकर उनके साथ मुलाकात भी की। थरूर ने एक बालिग और दूरंदेश सियासी लीडर होने का सबूत देते हुए खड़गे को आइंदा भी मुकम्मल ताउन देने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे आपस में इंतखाबात लड़ने से कांग्रेस पार्टी मजबूत हो गई है, ये शशि थरूर कहते हैं और आप इस ट्वीट के अंदर भी इसे देख सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल आज से शुरू होगा और उन्होंने, हालांकि ये मद्देमुकाबिल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की लैंग्वेज का, एक सियासी लीडर का जो नज़रिया होना चाहिए, जो तरीकाकार होना चाहिए, वो शशि थरूर की जानब से जो है किया जा रहा है। हालांकि शशि थरूर कांग्रेस के अंदर एक पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल जो है करार दिए जाते हैं, न सिर्फ कांग्रेस के अंदर बल्कि मुल्क के अंदर भी शशि थरूर का एक नाम है। याद रहे कि पिछले 20 सालों में यह पहली बार है कि जब गांधी खानदान के बगैर कोई और कांग्रेस पार्टी की कमान संभालेगा। बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कांग्रेस, खासतौर पर गांधी खानदान का चहीता तस्वुर किया जा रहा है। खड़गे ने पार्टी में रिफॉर्म्स लाने और 50% नुमाइंदगी 50 साल की उम्र से कम लीडरान को देने का पहले ही ऐलान किया। यानी उन्होंने कहा कि एक तो ऑर्गेनाइजेशनल जो रिफॉर्म्स लाने हैं, तब्दीलियां लानी हैं, और साथ ही साथ वो जो ओहदे होंगे जो कांग्रेस पार्टी के अंदर दिए जाएंगे या जो भी डिसीजन पार्टी के अंदर अलग अलग स्टेट्स को देखते हुए लिए जाने होंगे, उसमें ज़्यादातर जो नुमाइंदगी है वो 50 साल से कम उम्र वाले जो लोग हैं उन्हें दी जाएगी और बाकी जो 50% है वो कांग्रेस के अंदर जो बुजुर्ग और सीनियर लीडरान हैं उनको भी दी जाएगी। यानी छोटे और बड़े कांग्रेस के अंदर हर किसी को नुमाइंदगी का मौका मिलेगा। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले रिमार्क्स दिए हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता चले कि 80 साल खड़गे कर्नाटक में एक दलित खानदान में पैदा हुए। वो कानून की डिग्री उन्होंने हासिल की है और बाद में मजदूर यूनियन की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और खड़गे के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि 1972 से वो अपर कास्ट हल्का, हालांकि खुद वो दलित खानदान में पैदा हुए हैं, दलित कास्ट से उनका ताल्लुक है, लेकिन 1972 से वो अपर कास्ट हल्का गुरमिटकल से लगातार 9 बार इलेक्शन जीत चुके हैं। यानी कंटिन्यूअसली उस एरिया के अंदर जहां पर दलितों की तादाद बहुत कम है, वहां से मल्लिकार्जुन खड़गे 9 बार इलेक्शन जीत आए हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने चितपुर से भी इलेक्शन लड़े हैं और जीते भी हैं। और कांग्रेस के अंदर जहां तक इंतखाबी सियासत का ताल्लुक है तो मल्लिकार्जुन खड़गे को एक कामयाब लीडर के तौर पर भी तस्वर किया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा और लोकसभा के अंदर भी कांग्रेस की ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लोगों की नुमाइंदगी की है और एक मजबूत आवाज़ के तौर पर आज उससे कांग्रेस के अंदर जगह दी जा रही है। हालांकि जिनके खिलाफ उनका आज इलेक्शन था उनसे उन्होंने 8 गुना ज़्यादा वोट हासिल किए और जब जीत गए तो सबसे पहले शशि थरूर ही थे जिन्होंने उनका
उन्हें मुबारकबाद की और उसके साथ साथ उनका वेलकम किया और मुकम्मल ताउल देने का भी यकीन दहानी करी। हालांकि कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर सलमान अनीस सोज की जानब से, जो कि प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज के फर्जंद हैं, उन्होंने जो कांग्रेस की जानब से इलेक्शन बॉडी बनाई गई थी उनको एक खत लिखा था। हालांकि ये खत खुफिया था और उसमें उन्होंने कुछ रिजर्वेशन जाहिर की थी, कुछ शिकायत की थी कि जो कुछ स्टेट्स के अंदर आपने इलेक्शन कराए हैं तो वहां पर आपने जो जवाबित है, जो उसूल है, उसकी खिलाफ वर्जी की है। और उसमें उन्होंने यूपी का भी नाम लिया और कुछ एक स्टेट, 2 स्टेट्स का भी उन्होंने नाम लिया और कहा कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट्स थे पहले ही, तो उन्होंने उन लोगों को वोटिंग राइट्स दिए हैं जिन्हें बहुत ताज़ा जो है ओहदे दिए गए। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग जगहों पर सवालात उठाए, लेकिन बाद में जब वो खत जो सलमान अनीस सोज की जानब से रवाना किया गया था, जब वो मीडिया के अंदर आया तो शशि थरूर ने उस पर भी सवालात उठाए। उन्होंने बोला कि एक तो ये पहला सीक्रेट था, तो ये तश्तज़बाम नहीं होना चाहिए था, पार्टी के अंदर का मामला था, ये मीडिया में नहीं आना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि अब उसे कोई कंट्रोवर्सी जो है ना बनाया जाए, बल्कि इसे यहाँ तक ही महदूद रखा जाए। अगली खबर में बात करते हैं गुलाम नबी आज़ाद की। साबिका वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और मुल्क के अंदर भी कांग्रेस के अंदर जब थे तो बड़ी वजारतों के कलमदान उन्हें दिए गए थे और कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नाम उनका था। आज जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सरबराह हैं गुलाम नबी आज़ाद, और आज टंगदार के अंदर कल से ही हमने देखा और आज भी लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर मुलाकातें हो रही हैं, छोटी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं। कहीं ना कहीं जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है वो गुलाम नबी आज़ाद का बाज़ाब्ता जारी है। गुलाम नबी आज़ाद आज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंगदार गए और वहाँ पर उन्होंने जो दस्तयाब सहूलियात हैं उनका जायज़ा लिया, पेशेंट्स से बात की, उनके साथ हम कलाम हुए, उनके साथ गुफ्तगू की और बाद में उन्होंने कहा कि टंगदार का अस्पताल मैंने ही सैंक्शन किया था जब मैं जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बहसत हेल्थ मिनिस्टर के जो फंड्स है वो इस अस्पताल की तामीर के लिए मैंने ही वागुजार कराए, लेकिन अफसोस जाहिर किया कि सरकार की तरफ से इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। क्यों? उनका कहना है कि यहाँ डॉक्टरों और नीम तबी अमले के पोस्ट खाली हैं। यह ऐसा इलाका है कि जो 6 महीने के लिए मुनक़ता रहता है। मैं एलजी और हेल्थ महकमे से वाबस्ता जो अफसरान हैं उनके साथ ये मामला उठाऊंगा ताकि यहाँ लोगों को सहूलियात दस्तयाब हो सके, ये गुलाम नबी आज़ाद ने कहा। टंगदार का जो हॉस्पिटल है वो हम ही ने सैंक्शन किया था और पैसे भी दिया था। पहले सैंक्शन तो चीफ मिनिस्टर के दौरान किया था और पैसे फिर हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि बड़ा हॉस्पिटल बना, लेकिन अफसोस है कि सरकार की तरफ से इसको जो देखना चाहिए था वो नहीं देखा जाता, या डिपार्टमेंट की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ डॉक्टर्स की इतनी पोस्ट खाली हैं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, पूरे ब्लॉक में नहीं है, अपोजिट तहसील में नहीं है, तो ये तो 6 महीने के लिए रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ तो 100% डॉक्टर्स होने चाहिए थे, स्टाफ होने चाहिए थे। ठीक है, अब इसमें किसी को दोष देने से बात नहीं चलेगा, लेकिन मैंने ज़रूरी जितनी चीज़ें हैं जो ख़ास तौर से विंटर के लिए ज़रूरी है, मैं गवर्नर साहब को इस बारे में कहूँगा और जो भी हेल्थ से। चलिए नाज़रीन, अगली खबर में बात करते हैं गांदरबल के लोगों की, कंगन के लोगों की, क्योंकि यहाँ पर आज सब डिवीज़न कंगन के मकामी लोगों ने मामर कंगन के अंदर जमा हुए और उन्होंने यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा से अपील की है कि नाला सिंध पर 300 मीटर के अहाते में नो कंस्ट्रक्शन जोन बनाने के फैसले पर नजरसानी की जाए। आपको याद ही होगा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से उनकी डायरेक्शंस पर जो एलजी इंतजामिया है या जम्मू कश्मीर इंतजामिया है, उन्होंने सिंध नाले के आसपास या सिंध नाले के अतराफ, दोनों अतराफ 330 मीटर एक तरफ, दूसरी तरफ भी 330 मीटर यानी 660 मीटर के अहाते में किसी भी कंस्ट्रक्शन पर ममानियत की है। कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से उन्होंने यहाँ पर पाबंदी आयद की है। लेकिन मकामी लोग आज जब यहाँ पर जमा हुए तो उनका कहना है कि वो नाला सिंध के तहफ़्फ़ुज़ को
उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि जो ये 330 मीटर का अहाता है एक तरफ भी और दूसरे तरफ भी, वो मकामी लोगों की अपनी ज़मीन है, वो मिल्कियती ज़मीन है और इस ज़मीन के बगैर यहाँ के लोगों को कोई और सहूलियत नहीं है ज़मीनी एतबार से, क्योंकि आबादी भी बढ़ रही है, मकानात भी बनाने हैं, बिजनेस भी करना है, कमर्शलाइज भी सब कुछ हो रहा है। तो इस हवाले से अगर वो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने ये पाबंदी का ऑर्डर आता है जो उन्हें यहाँ कंस्ट्रक्शन कराने से रोकता है। अब मकामी लोगों का कहना है कि वो नाला सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो ये 330 मीटर का नंबर दिया गया है या एरिया दिया गया है, इसमें कमी लाई जाए और इसमें 50 से 60 या 100 के मीटर के आसपास ही जो पाबंदी रखी जाए, बाकी माना जो ज़मीन है उस पर कंस्ट्रक्शन और दीगर मामलात जो है उसकी इजाज़त दे दी जाए। इस हवाले से आज यहाँ पर ये लोग जमा हुए। हालांकि आज यहाँ पर सिर्फ मकामी लोग ही जमा नहीं हुए थे, बल्कि ये फरियाद उनने जो डीडीसी चेयरपर्सन है नुसरत इशफाक जो गांधरबल से ताल्लुक़ रखती हैं, वो यहाँ पर सुन रही थी। एक्स MLA इशफाक जबार गांधरबल से, प्रेसिडेंट सरपंच एसोसिएशन नज़ीर रैना और दूसरे लोग भी यहाँ पर जमा हुए थे और बिलाखिर यहाँ पर एक यादाश्त जो है वो डीडीसी चेयरपर्सन जो है नुसरत इशफाक उसको दी गई है ताकि वो इस मामले को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ उठाएगी। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की है कि वो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए पाबंदी बरकरार रखे, अलबत्ता 330 मीटर के बजाय इसे कम करके 50-60 मीटर रख दिया जाए ताकि सिंध का भी तहफ़्फ़ुज़ हो और लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। जो नाले सिंध का मामला है, 330 फीट का जो रिस्ट्रिक्शन है बोथ साइड है। कई लोगों को ये मालूम है शायद ये एक साइड है, ये बोथ साइड है। नाले सिंध एक साइड से 330 फुट रिस्ट्रिक्शन है, दूसरी साइड ये 660 फुट बनते हैं। मसला ये है कि नेशनल हाईवे की अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, दो साइडों में फंसे, और ऊपर से हमें बदकिस्मती ये भी है कि ऊपर से हमारे जो गांव हैं उनके ऊपर से जो है पावर कनाल भी चल रही है। जो ये नाले सिंध है इसको डिस्ट्रीब्यूट करके इसका जो 1/3 वाटर है वो वहां से गुजर रहा है, उसकी भी अपनी रिस्ट्रिक्शन है। चलिए नाज़रीन, ये मीटर नहीं बल्कि फुट थे, 330 फुट एक तरफ और 330 फुट दूसरी जानब। तो इस हवाले से वो कहते हैं कि इसमें अमेंडमेंट लाई जाए ताकि मकामी लोग को भी सहूलियात मैसर हो सके। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।